नमो नमो मित्रों। आज एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई और वो घटना थी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम और उनके 4 अन्य साथी अंतरिक्ष यात्रियों का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस आना। यह घटना इसलिए भी सारी दुनिया में चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि इनका कार्यकाल अंतरिक्ष स्टेशन पर सिर्फ कुछ एक हफ्ते का था। जो कि उनके जो वापस लाने के लिए जो अंतरिक्ष यान था जिससे कि वे गए थे, जिसके माध्यम से इन्हें वापस आना था, उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण ये वहीं अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुक गए और वे 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने करते-करते धीरे-धीरे 9 महीने तक वे उसी अंतरिक्ष स्टेशन पर अटके पड़े रहे। और अंततः ये होता है कि स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है अमेरिका की, उसके एक यान स्पेस ड्रैगन के माध्यम से वे अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर सकुशल वापस आते हैं। इन समस्त अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल धरती पर वापसी पर पूरी दुनिया में उत्साह जैसा माहौल रहा और लोगों ने संतोष की सांस ली। चारों तरफ से उनको बधाइयाँ दी गई। सुनीता विलियम चूंकि उनका रिश्ता भारत से है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी उनको विशेष रूप से बधाई दी और कुछ तस्वीरें इत्यादि साझा की जो उनके साथ थी। तो भारत के लिए भी ये गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा क्योंकि भारत की बेटी भले ही वह भारतीय न हो, वह अमेरिकी नागरिक हो, अमेरिका में रहती हो, अमेरिका के लिए कार्य करती हो, लेकिन चूँकि उसमें खून भारत का है, तो हम सब भी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। और इसीलिए पूरा भारत आज खुश है और उनको बधाइयाँ दे रहा है उनकी इस उपलब्धि के लिए। और मेरा आप सभी ने तो यह समाचार सुन ही लिया होगा, तो मेरा ये कुछ समाचार वाचन जैसा कुछ मेरा प्रोग्राम नहीं है। मैं इसके पीछे जो घटना है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने फ़िल्मों में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स पढ़े होंगे अमेरिकन ड्रीम की। अमेरिकन ड्रीम है क्या? वो अमेरिकन ड्रीम किसी सरकारी एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। वो अमेरिकन ड्रीम वहाँ के व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा संचालित एक इकोसिस्टम के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो कि अमेरिका को अमेरिका बनाता है। अमेरिका क्यों लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है? अमेरिका क्यों लैंड ऑफ इनोवेशन है? अमेरिका क्यों इतना धनी है? अमेरिका क्यों इतना समृद्ध है? अमेरिका क्यों इतना प्रभावशाली है? अमेरिका क्यों इतना अग्रगण्य है कि वह जिस दिशा में जाता है, सारी दुनिया उसका अनुसरण करने जा लगती है। वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि वहाँ सरकारी एजेंसियाँ इतनी सक्षम हैं, इतनी तत्पर हैं, वो इतनी बढ़िया नीतियाँ बनाती हैं कि उसका अनुसरण सारी दुनिया करती है। वहाँ सरकार ऐसा माहौल बना देती है कि वहाँ प्राइवेट उद्यमी इतने आगे बढ़ कर के कार्य करते हैं और अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी-जान लगा देते हैं कि वो अपने आप को अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा मान लेते हैं और पूरी दुनिया उस अमेरिकन ड्रीम के सहारे अमेरिका की तरफ खींची चली जाती है और उसकी उन्नति में योगदान दे रही है। ये इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी, आप सोचिए कि अंतरिक्ष जैसा जटिल क्षेत्र, अंतरिक्ष जैसा खर्चीला क्षेत्र, अंतरिक्ष जैसा कॉम्प्लेक्स एरिया जिसमें कि सरकारें, कुछ देश की ही सरकारें जिसमें सफल हुई हैं अपने अंतरिक्ष यान बनाने, निर्माण करने, उनके प्रक्षेपण करने और अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने में, तो कुल मिला-जुला करके 3 देश हैं अभी तक जो सफल हुए हैं। एक अभी नया नवेला चीन हुआ है जिसने कि अपने अंतरिक्ष स्टेशन बनाया हुआ है और अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने के लिए अब सोचिए सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसे यान हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन तक जा सकते हैं और वहाँ से पुनः वापस आ सकते हैं। वे देश हैं अमेरिका और रसा। और उनके बाद यदि अगर तीसरे किसी संस्थान के पास तीसरी एंटिटी जिसके पास ये क्षमता है, तो वह है अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स। जिसके पास स्पेस ड्रैगन जैसा एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में जा सकता है, स्टेशन तक जा सकता है और वहाँ रसद सामग्री पहुँचाता है, वहाँ से ले आता है। अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस ड्रैगन के साथ एक समझौता भी किया हुआ है, जिसके तहत ये क्रू 9 मिशन प्रक्षेपित किए जाते हैं। और सद्य जो जिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम की वापसी हुई है, वो भी एक स्पेस ड्रैगन यान था जिसका कोड नेम फ्रीडम था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्तिगत उद्यमिता को आगे बढ़ाया जाए, तो वो किसी भी देश की उन्नति को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो कि स्वयं अपनी उन्नति करना चाहता है, अपने देश की उन्नति में योगदान देना चाहता है, देश को उन्नत बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसे इस बात पर हठ नहीं करना चाहिए कि सारे क्षेत्र में सरकार का योगदान हो, सरकार का हस्तक्षेप हो। उसे बल्कि इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वो स्वयं क्या कर सकता है।
उसे अपने अंदर ये प्रतिभा लानी चाहिए कि वो स्वयं कुछ करके आगे बढ़े। या इलॉन मस्क को देखिए तो यह अप्रवासी अमरीकी है। ये अमेरिका में जन्मजात नहीं है। इनकी इनकी रूट्स अमेरिका से बाहर, शायद अफ्रीका में है। अमेरिका से ये कनाडा में गए, कनाडा से अमेरिका में आए और अमेरिका में आकर के इन्होंने बस वातावरण अच्छा पाया और इन्होंने अपनी जिजीविका, अपनी लगन, अपनी इनोवेटिव माइंड, अपनी अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी के बल पर वे आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं और अमेरिका की उन्नति में 21वीं शताब्दी में मुझे जैसा जैसा मुझे महसूस होता है कि वर्तमान में अमेरिका के प्रभाव को पूरी दुनिया में फैलाने में जिस एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान हो रहा है वह इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क न सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि उनकी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार और स्टारलिंक जैसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। और वो है कौन? वो एक व्यक्ति है जिसने बड़े सपने देखे और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसके अंदर क्षमता थी, उसने सपने देखे और उस सपने को फलीभूत करने के लिए पूरी मेहनत झोंक दी अपनी। तो ऐसा नहीं है सपने पूरे नहीं होते। हाँ, बस नींद में देखे सपने पूरे नहीं होते। खुली आँखों से देखे गए सपने जिनको पूरा करने के लिए आप श्रम भी करते हैं, वे सपने अवश्य पूरे होते हैं और इलॉन मस्क इसका जीता जागता उदाहरण है। आज हर अमेरिकी इलॉन मस्क के ऊपर गर्वान्वित होता होगा और निश्चित रूप से हर देश को ये सोचना चाहिए कि उसके यहाँ कम से कम एक इलॉन मस्क तो हो। यदि हर देश में एक इलॉन मस्क पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से सारे देश अमेरिका की ही जमात में, अमेरिका की ही कैटेगरी में आकर के खड़े हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश भारत में भी एक एलॉन मस्क जैसा इनोवेटिव व्यक्ति पैदा होगा जो कि भारत को, उसकी गति को आगे बढ़ा देगा, उसमें चार चाँद लगा देगा, उसकी श्री में वृद्धि करेगा, उसके यश में वृद्धि करेगा और भारत वास्तविक मानों में विश्व गुरु और विश्व लीडर बन करके उभरेगा। ये तो रही एलॉन मस्क की बात। अब एक विकट पहलू पे आते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, वोकिज़्म और इसका दुनिया में जो दुष्प्रभाव हो रहा है। ये वोकिज़्म कैंसर से कम नहीं है मित्रों, यह एक कैंसर ही है मान लीजिए। कैंसर तो सिर्फ़ आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है और उसका इलाज भी है। लेकिन ये जो वोकिज़्म है, ये आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाता है और ये लाइलाज है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में घुस जाता है, इसकी कोई दवा नहीं बनी जो इस कैंसर को हटा सके। और ये सिर्फ़ 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति को नहीं प्रभावित करता, ये इन मास एक समूह में पूरे समाज को प्रभावित करता है। कई बार तो पूरे-पूरे देश इससे चौपट हो जा रहे हैं, इस वोकिज़्म के चक्कर में। अब ये वोकिज़्म वाली घटना एक हुई है। अब आप समझिए एक सीधा-साधा शब्द है मिडवाइफ। इसको सुनते ही हमारे मन में कभी भी इस शब्द को लेकर के इस तरह की बात आई कि ये लैंगिक विभेद करने वाला पितृसत्तात्मक शब्द है? नहीं। लेकिन ब्रिटेन की एक हेल्थ मैगज़ीन है जिसका नाम है बर्थ इश्यूज़ इन पेरीनेटल केस जर्नल, एक हेल्थ जर्नल है। इसमें अभी-अभी हाल में एक शोध छपा है। उस शोध का नाम है फ्रॉम मिडवाइफ टू लीड पेरीनेटल प्रैक्टिशनर अ यूटोपियन विज़न। इस शोध के लेखक, अब उसके मस्तिष्क को मैं क्या कहूँ, उसने कहाँ से दूर की कौड़ी निकाल लाई है। उनका मानना है भाई साहब का कि ये जो मिडवाइफ है, ये पितृसत्तात्मक शब्द है। यह लिंग भेदी शब्द है। यह सर्वसमावेशी शब्द नहीं है। यह इस बात को इंगित करता है कि ये एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ़ महिलाएँ कर सकती हैं। जिससे कि आजकल के जो ये ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी सोच वाले जो व्यक्ति हैं, जिनको मानना होता है कि ना तो वो पुरुष हैं, ना तो महिला हैं। वे जब चाहें जब पुरुष हो जाएँगे, जब चाहेंगे महिला हो जाएँगे। और ट्रांसजेंडर, आजकल ट्रांसजेंडर, यूरोप में ट्रांसजेंडर बनना एक बड़े गर्व की बात है। उसे एक आगे की सोच, उसे एक बहुत ही प्रैग्मैटिक सोच, रैडिकल सोच का प्रतिबिंब माना जाता है। कई लोग तो जो जन्म से पुरुष हैं या जन्म से महिला हैं, वे पुरुष हैं तो महिला बन जा रहे हैं, महिला है तो पुरुष बन जा रहे हैं। उन्हें अपने अस्तित्व में संतोष ही नहीं है और उन्हें सिर्फ़ ये दिखाना है कि वे बहुत ही आगे की सोच वाले हैं। ये वोकिज़्म का ही नतीजा है जो उनके मस्तिष्क में बचपन से भरा जाता है। और कुछ इसी तरह की सोच इस जर्नल में प्रकाशित ये जो शोध पत्र है, इसके माध्यम से की गई है। शोध शोधकर्ता न सिर्फ़ निकृष्ट कोटि का वोकिस्ट है, बल्कि यह कुतार्किक भी है। अब सोचिए इससे ज़्यादा कुतर्क क्या हो सकता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी मिडवाइफ के का की जो परिभाषा लिखी गई है, वो इस तरह से लिखी गई है कि मिडवाइफ वह व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल होता है, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष हो सकता है।
लिखा गया है कि वह व्यक्ति है जो कि बच्चे पैदा करने में किसी महिला की मदद करता है और वह उसमें ट्रेंड होता है। अब ये पुरुष भी मिडवाइफ होते हैं, उन्हें मेल मिडवाइफ कहा जाता है। तो मिडवाइफ एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है, लेकिन इन शोधकर्ताओं को 2 शोधकर्ता हैं जिन्होंने ये शोध किया है। उनके हिसाब से यह जेंडर न्यूट्रल नहीं बल्कि जेंडर सेंसिटिव शब्द है और यह ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी सोच वाले व्यक्तियों के प्रति भेदभाव करता है। और इनका कहना है कि इस शब्द को हटा करके मिडवाइफ की जगह पे एक शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए लीड पेरीनेटल प्रैक्टिशनर अर्थात मुख्य प्रसवकालीन चिकित्सक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यह शब्द एक जेंडर न्यूट्रल होगा और यह सर्वसमावेशी होगा। इसमें सारे व्यक्ति हुए आ जाएँगे, चाहे वे महिला हों, पुरुष हों, ट्रांसजेंडर हो, चाहे जो हो। इसका ब्रिटेन में भी वहाँ के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो समाजसेवी हैं, जो विचारक हैं, उनके द्वारा विरोध हो रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो यह बीज वपन कर दिया है मस्तिष्क में, ये जो वोक बीज वपन किया है, इसका कितना दूरगामी परिणाम होगा और कितना विनाशकारी परिणाम भी हो सकता है, किस तरह से ये समाज में भेदभाव पैदा करेगा, किस तरह से लेकर के आंदोलन ये जो बनावटी टाइप के आंदोलन होते हैं ना, किस तरह से उनको ये पैदा करेगा, किस तरह से मतिभ्रष्ट करेगा लोगों की, ये देखना भी बाकी है। मैं तो बार-बार सचेत करता हूँ मित्रों, कि आप स्वयं भी सचेत हों, अपने घर में बच्चों को भी सचेत करें। हालाँकि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ वोकिज़्म उस तरह से नहीं फैला है, जिस तरह से कि वो यूरोप और पश्चिम यूरोप के देशों में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है, कनाडा में फैला हुआ है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। भारत अभी तक इससे बचा हुआ है, लेकिन कब तक? क्योंकि भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अंधानुकरण करते हैं पश्चिम का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का। वे कब इस अंधानुकरण को के अनुयायी बनते हुए कब भारत में भी वही सारी खेती करने लगेंगी जिस खेती ने यूरोप के मस्तिष्क को बंजर बना दिया है, यूरोप के समाज में तोड़-फोड़ मचा दी है। इसका कुछ अता-पता नहीं है, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो जब इसकी गारंटी नहीं है, तो विपत्ति आने से पहले विपत्ति के प्रति सचेत हो जाना और उसके बचाव कर लेना ही विपत्ति के आने के बाद उसके उपचार करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो आशा है कि मेरा संदेश ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इसे देखिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।